हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी प्रकार की तैयारियां कंटिन्यू जारी है और आगामी भी रहेंगी। और सभी एग्ज़ाम्स हो, एनएचएम हो, सीएचओ हो या जीएनएम भर्ती हो या अदर स्टेट कोई भी भर्ती हो, सभी की तैयारी कंटिन्यू है। सो बी कंटिन्यू हार्ड वर्क। एंड अगर आपको कुछ बनना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो जिस बंदे ने भी, मैं तो हमेशा एक बात ही बोलता हूँ, जिसने भी अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हो तब भी पढ़ लो यार, वक्त है यार, वक्त रखते हैं। अगर आप आज पढ़ लिए तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप देखते ही रह जाओगे, ठीक है। तो छोटा सा ज्ञान था जो आपको दे दे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बेहतरीन सेशन। प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, सॉरी, बेंडिकेट टेस्ट करना है आपको। बेंडिकेट टेस्ट, विच ऑफ द एंड कलर इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर शुगर नहीं है, एब्सेंस है और एंड कलर है, तो क्या होगा? ग्रीन, येलो, ब्लू या ऑरेंज। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर होगा जो क्या होगा, अगर एंड प्रोडक्ट की बात हो रही है, एंड एब्सेंस इन, तो ब्लू होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर शुगर नील है, अब अगर शुगर नील है, शुगर क्या है? नील, तो वो होगा आपका ब्लू कलर, ठीक है। अगर आपका 0.5 से और 1% आ रहा है तो वो आपका होगा येलो। क्या होगा? येलो। और आपका 1 से 2% आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 से 2% आ रहा है तो होगा आपका ब्रिक रेड। और इससे मोर देन आ रहा है तो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वाई नर्स शुड कीप इन यूनिट रेडी फॉर एडमिशन, ठीक है। रेडी फॉर एडमिशन के लिए पूछा गया कि कीप यूनिट रेडी फॉर एडमिशन के आप क्या करोगे? पेशेंट फील एक्सपेक्टेड एंड वेलकम्स, पेशेंट एक्सपेक्ट कर एंड वेलकम। नर्स सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे। या फील एट होम एट इन ईजी, रेडी टू ट्रीटमेंट। तो ठीक है, जब भी आप रेडी एडमिशन करोगे तो उसका वेलकम करोगे, एक्सपेक्टेड करोगे। तो राइट आंसर क्या होगा? फोलिज कैथेटर यूज इन, फोलिज कैथेटर किसके लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? तो प्लीज़ राइट आंसर बताएं। एन्यूरिया, एन्यूरिसिस, यूरिन रिटेंशन या इनकॉन्टिनेंस। तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए। जो फोलिज कैथेटर यूज करते हैं हम फॉर यूरिन रिटेंशन के लिए। द मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न विच पोजिशन इज बेनिफिशियल। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है और उसका सांस में जो एसओबी हो रही है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो रहा है, उसको नॉर्मल आपको बनाना है, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे? डोर्सल करोगे या सिम्स या साइड में कर दोगे या फाउलर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। शॉर्ट टाइम के लिए सिजेक्शन हो जाना ब्रीथ का, शॉर्ट टाइम के लिए, सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होती है पर उसमें होता नहीं। एपनिया, ब्रेड एपनिया, इसमें रेस्पिरेशन रेट हमारी 8 से कम हो जाती है। और ट्रेकेपनिया, ट्रेकेपनिया का मतलब 24 से मोर देन हो जाना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एपनिया इज द शॉर्ट पीरियड ऑफ सिजेक्शन ऑफ ब्रीथ। सर्जिकल नीडल्स, सर्जिकल नीडल्स कैसी होती हैं? 5-8 सर्किल, 1-4 सर्किल, स्ट्रेट, सीधी होती हैं, घूमती हुई होती हैं, सर्कुलर एलियार्स में होती हैं, ऑल ऑफ देम। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ऑर्म्स थ्योरी? हु इज द ऑर्म्स थ्योरी? ऑर्म्स थ्योरी किसके लिए यूज करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, सेल्फ परसेप्शन, लव एंड बिलोंग या फिजियोलॉजिकल नीड। तो प्लीज़ बताइए कि ऑर्म्स थ्योरी हु इज़ द इनटेक? तो मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास और जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फीडबैक ज़रूर दें आपका कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट सेक्शन देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो बच्चे वीडियो को लाइव नहीं देख पाते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइव देखने की कोशिश करें।
अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में कुछ ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें। इस ऑर्म्स थ्योरी को डोरथा और ऑर्म्स थ्योरी भी कहा जाता है या सेल्फ केयर थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक्टिंग करते किस प्रोविजनल मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ केयर और इम्प्रूव फंक्शनल एंड होम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेक वाइटल साइन, ठीक है। नर्स वाइटल साइन प्रिपेयर कर रही है। अलर्ट एडमिट टू द हॉस्पिटल विद डिहाइड्रेशन हो रहा है, सेकेंडरी वॉमिटिंग एंड थर्ड इज डायरिया। तो बेस्ट यूज ऑफ, आपको अगर इसका टेम्परेचर नोट कर रहा है तो आपको किस तरह नोट करोगे। पेशेंट को क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, उल्टी भी कर रहा है, दस्त भी हो रहा है, तो आप बताइए टेम्परेचर कहाँ से लेना पसंद करोगे। हीट टेप लगाओगे, रेडियल, एक्सिलरी या ओरल। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हम एक्सिलरी टेम्परेचर नोट करेंगे। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्ड इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपीरेशन। आपने फोर्सफुली एक्सप्रेशन और ये आपने ब्रीथ आउट बाहर कर दिया। जब आप ब्रीथ आउट कर दोगे तो ये जो अपने लंग्स हैं इनके अंदर क्या पेंडिंग रह जाता है, जिसे हम ER भी बोलते हैं या IR भी बोलते हैं या RV बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं प्लीज़। तो उसे राइट आंसर क्या होगा, वो रिजिडुअल वॉल्यूम होगी और वो कितनी होती है 1100 से 1200। देयर आर 4 कैथेटर साइज अवेलेबल फॉर यूज इन विच ऑफ द दिस काइंड। ठीक है, आपके सामने 4 तरह का कैथेटर है और एक 60 साल के बुजुर्ग हैं। आप उनको कौन सा कैथेटर लगाना पसंद करोगे। 10 और 8 ये हम बच्चों में यूज़ करते हैं। अगर अडल्ट की कैथेटर का एक क्वेश्चन आया था अभी नॉरसेट में, मैं बता, अगर अडल्ट में बात हो तो 16 से 18 नंबर कैथेटर लगाते हैं अडल्ट में। अगर फीमेल्स की बात हो अडल्ट तो 14 से 16 फ्रेंच नंबर में लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर बी होगा। देयर इज़ कंटिन्यूस बबलिंग। ठीक है, एक ड्रेन सिस्टम लगा हुआ है और उसमें कंटिन्यू बबलिंग हो रही है। विद सक्शन एंड ऑक्सीलेशन ऑफ ऑब्जर्व द नर्स बिट शुड डू यू। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और देख रहे हो तो आप उसे क्या करोगे, नोटिफाई फिजिशियन को बताओगे, ट्यूब को चेक करोगे लीक तो नहीं है, प्रिपेयर पेरोट्रियम या गोज लगाओगे या कंसिडर नॉर्मल फाइंडिंग और ये जो हो रहा है या वो नॉर्मल है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए और इसका जो राइट आंसर होगा चेक द ट्यूब एंड लीक हो रहा है। ठीक है, which of the following if done by the nurse is correct during NG ट्यूब। ठीक है, आपने किसी को NG ट्यूब लगाया है, किसी को भी लगा लीजिए। ठीक है, आपने किसी को NG ट्यूब इंसर्ट किया है, ठीक है, बाय नेजल, तो उसका मेन अच्छा रीजन्स क्या होगा। क्या उसको लुब्रिकेट करोगे या NG ट्यूब बेस इन वाटर इजीली एस्पिरेट कराओगे या मेजर द अमाउंट ट्यूब टू द इंसर्ट फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू ईयरलोब टू द G-फोर्ड प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमें जो आपको NG ट्यूब डालनी है फर्स्ट उसको नोज, ये अपनी ये नोज है, ठीक है, इससे आपको पेशेंट को डालना। तो नोज करो, नोज से आज मान लीजिए ईयर पिन्नर से सीधा जाइए, कहाँ जाएगा ये अपना G-फोर्ड प्रोसेस पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। किट सप्लाई एट सब सेंटर पर कौन सी किट सप्लाई होती है बताइए। देखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और जितना हो बेस्ट दो। और अब वो वक्त आ गया है कि जब आप हाई लेवल का सोच के चलोगे ना, जब जाके कोई लाइफ का पैटर्न बदलता है। ठीक है, देखियो एक दिन तो नहीं पर एक दिन ज़रूर होता है। अब हम सोचते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि पर डे 6 आवर तो आप लोग पढ़ना ही है, किसी तरह भी पढ़ो। कोई सी भी कोचिंग जो आप ले रहे हो, एक कोचिंग को सेट कर लो, नोट्स बनाते रहो उसके अच्छे से और बिलीव के साथ। ऐसा नहीं आपने 10 जगह कोचिंग को सब्सक्राइब कर रखा, आप उसे देख रहे हैं, ऐसा मत करो,
क्योंकि आप खुद सस्पेक्टेड हो जाओगे और डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा। किट सप्लाई, तो एक बात ध्यान रखना, जो सब सेंटर पे किट सप्लाई होती है, किट ए एंड बी आर सप्लाई ऑफ द सब सेंटर। एप्रोप्रिएट, सॉरी फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ ईटीटी ट्यूब फॉर एन एडल्ट। अडल्ट के लिए हम ईटीटी ट्यूब यूज करते हैं, तो प्लीज़ बताइए सेंटीमीटर में करते हैं, ये करते हैं, ये या ये। तो अडल्ट में जो आप ईटीटी लगाओगे वो 8 से 9.5 mm होगा, ठीक है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो 7.5 से 8 तक लगा देते हैं। इन्फेंट या बच्चों की बात करते हो 2.5 से 4 mm लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर बी होगा। अगर किसी पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी लगा हुआ है, किसी पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी लगा हुआ है और आप उसको लॉन्ग टर्म सक्शनिंग कर रहे हो, तो बताइए पेशेंट को क्या होने का डर है। नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, एंडोकैराटाइटिस या हार्ट का इन्फ्लेश, हार्ट की जो थर्ड लेयर होते हैं उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या नन ऑफ दीज या कुछ नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर किसी पेशेंट को आप कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म सक्शनिंग कर रहे हो तो पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, और अगर वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी तो आपका हार्ट अरेस्ट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसा लगा अब तक का सेशन, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं। पर्पज ऑफ अप्लाइंग रीस्टिरेंट, अगर आप किसी को, पर्पज क्या है कि आप किसी को जब बांधते हो, मान लीजिए रीस्टिरेंट करने हो, तो एक्टिविटी अगर वो कर रहा है तो रुक जाएगा। अगर इमोबिलाइज का काम करता है टू प्रमोट फीलिंग ऑफ सिक्योर इन पेशेंट। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस आल्सो नोन एज, ठीक है। किसी टिश्यू को आपने वहाँ से रिमूव करा है और रिमूव करने के बाद उसको जो निकाला है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी टिश्यू को निकालते हैं तो ध्यान रखना इसमें कोई लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट हल्का सा पेशेंट को बोलना है कि आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, सो आप घबराइए नहीं। ये हो सकता है पेशेंट को और ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बायोप्सी बोलते हैं, कल्चर, एमआरआई, ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर होगा बायोप्सी। द टर्म ईसीजी रेफर टू, जो हम ईसीजी यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो स्टडी ऑफ हार्ट्स के लिए करते हैं, और हार्ट्स के लिए करेंगे तो ये ब्रेन्स के लिए होगा, तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगा। पेनफुल मिक्चुरेशन, एनीयूरिया, 100 ml से यूरिन का कम आना, या 400 ml से कम आना, या 1,500 मोर देन होना, और डिसयूरिया, बाथरूम करते समय मिक्चुरेशन पेन होना, आल्सो नॉन इज द डिसयूरिया। द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन जिगजैग मैनेवर नॉर्मल इज आल्सो नॉन एज जिगजैग मैनेवर, ठीक है। ये आपका जिगजैग मैनेवर की राय है कि इसके द्वारा इस दौरान अगर टेम्परेचर लाइसिस होता है या क्राइसिस या रैंडम, प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। और इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी टेम्परेचर जिगजैग मैनेवर्स में होगा वो आपका लाइसिस होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, और ज़िंदगी में हर एक अचीवमेंट को पाओ, लेकिन उसको पाने के लिए खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़ाई, बगैर तैयारी कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपके डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए फर्स्ट में, मान लीजिए आपने फंडामेंटल उठाया या CHN उठाया, एक सब्जेक्ट को आप थ्योरी सहित
थोड़ी कम से कम टोटल अगर लगाए तो फंडामेंटल आप 5 दिन में कंप्लीट आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि आप 5 दिन के बाद आप मौसवी के क्वेश्चंस या एनक्लेक्स के या टारगेट हाई के या अपने क्या बोलते हैं प्रीति अग्रवाल के, तो देखिए प्रीति अग्रवाल में 800 से 900 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, पर 800 से 900 क्वेश्चन मान लीजिए 400-500 ही होंगे, क्योंकि 400-500 क्वेश्चन बिल्कुल इजी और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इजी तो आपको आ ही रहा है, उसे पढ़ने की कोशिश करो जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो ये ज्ञान था और इतना झेलने के लिए थैंक यू। समय ख़त्म होने की राहों पर है, इसलिए हमें आपसे दूर जाना होगा, नहीं हमारा मन नहीं करता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।